Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 14 that is economic activities around us. Economic का मतलब हो गया कि मॉनेटरी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होते हैं हमारे आसपास उसके बारे में चैप्टर में हम लोग जानेंगे बच्चों। ये चैप्टर 14 है क्लास 6 के सोशल साइंस बुक से। तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। और जो बच्चे अगर इसको जीके के पर्पज से भी देख रहे हैं तो वो भी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। ओके, आगे बढ़ने से पहले भी जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज द चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा कोटेशन से जो कि कह रहा है द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, बढ़ना। ओके, तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को बढ़ने के लिए जो रूट होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, पैसे की लेन देन, उस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। द लैक ऑफ इट ब्रिंग्स मटेरियल डिस्ट्रेस। ठीक है, पैसे की कमी होने की वजह से मटेरियल डिस्ट्रेस, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो आप कुछ सामान नहीं खरीद पाइएगा, या फिर अगर आप कुछ बनाते हैं या फिर कुछ बेचते हैं तो फिर आप कुछ कर नहीं पाइएगा, तो हमेशा डिस्ट्रेस में रहिएगा। द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेंजर्स बोथ करेंट प्रोस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, अब एब्सेंस कहने का मतलब कि अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर नहीं होंगी तो हम लोग जो है प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध नहीं हो पाएंगे और भविष्य में ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। सो दिस हैज बीन सेड बाय द कौटिल्य इन हिज बुक अर्थशास्त्र। Alright, after reading this chapter, we will be able to answer few big questions. Okay, हम लोग इस क्वेश्चन, कुछ बिग क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। जो क्वेश्चन है कि हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। सेकंड, व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स। ठीक है, क्या है कि इन एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप में बांट के सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। एंड हाउ आर द थ्री सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड, और जो सेक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे तो वो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऑलराइट, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, which says in chapter 13 we learned about two types of activities। अगर चैप्टर 13 में बच्चों हम लोगों ने वैल्यू ऑफ वर्क जाना था कि अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। गाँव में अलग तरीके का काम होता है, शहरों में अलग तरीके का काम होता है। तो दो तरीके के मेन एक्टिविटीज थे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो चैप्टर 13 में हम लोगों ने इसके बारे में जाना एक्टिविटीज दैट क्रिएट मॉनिटरी वैल्यू। तो मॉनिटरी वैल्यू क्या हुआ? वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, किसी भी चीज का वैसे वैल्यू जिसको पैसे में तोला जा सके, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मॉनिटरी वैल्यू इंक्लूड होता है आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के महत्व को भी जाने हैं, पढ़े हैं। टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज बेटर वी विल लर्न हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड। तो ये इकोनॉमिक ये एक्टिविटीज जो है अच्छे से समझ में आ पाए तो उसके लिए हम लोग जानेंगे कि इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है एंड व्हाट डिफरेंशिएट्स देम इन दिस चैप्टर, और इनको इस चैप्टर में कैसे अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, एक शहर का इमेज बनाया हुआ है, पुल भी बने हुए हैं, रोड गाड़ियां भी चल रही हैं, ऊपर में भी नीचे दुकान चले हुए हैं, रोड पे नीचे भी सड़क बनी हुई है, सड़क के किनारे में लोग दुकान भी लगाए हुए हैं। तो इस तरीके की मैनेजमेंट होता है शहरों में, गाँवों में, अलग अलग तरीके के, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरीके का। फर्दर ओवर डिकेड्स, ठीक है, सालों से यानी दशकों से, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्वमेंट है वो सब बहुत सारे बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, अर्लियर मोस्ट पीपल वर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर। पहले जो थे अधिकतर लोग थे एग्रीकल्चर में जुड़े हुए थे। लाइव स्टॉक रियरिंग, जानवरों को पालना, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, औजार बनाना, पॉटरी, बर्तन बनाना, एंड वीविंग क्लोथ्स, या तो कपड़े बनाना। सो दोज वर द बेसिक नेसेसिटीज जिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग पहले जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी बहुत सारा इंक्रीमेंट हुआ है। एज सोसाइटीज प्रोग्रेस, जैसे जैसे समाज का विस्तार होते गया, प्रोग्रेस करते गया, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड्स, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें लोग अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, कमाते हैं, इंक्रीज वास्टली, तो वो भी बहुत सारा बढ़ा है। टुडे देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आज के समय बहुत सारा विभिन्न प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, जैसे कंप्यूटर बनाना, मोबाइल फोन बनाना, एंड ड्रोन्स, आप ड्रोन्स भी जानते होंगे, वर्किंग इन बैंक्स, बैंक में काम करना, स्कूल्स एंड होटल्स, फिर ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, अलग अलग तरीके की गाड़ियां चलाना फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग फर्नीचर बनाना, टेलरिंग क्लोथ्स यूजिंग मशीन्स, ठीक है, मशीनों की मदद से कपड़े सिलना,
क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड या किसी भी डिवाइस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है आज के समय में। रिपेयरिंग रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन्स, घर में अलग अलग तरीके के मशीन्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, मिक्सी हो गया, तो अलग अलग कंप्यूटर हो गया, तो इन सबको रिपेयर करने का भी जो जॉब होता है तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लासिफाइंग ऑल दीज एक्टिविटीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ दे फंक्शन एंड द लिंक्स दे हैव विद ईच अदर। तो इनको जब क्लासिफाई किया गया तो इससे हमें पता चल सकता है कि कैसे काम करते हैं और सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। Okay, बच्चों, so this was the introduction part. Now we will read the classification of economic activities in economic sectors. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो चीज का जो एक्टिविटीज में मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्वमेंट है तो किन किन सेक्टर्स में बटा गया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो इकोनॉमिक सेक्टर्स, सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेस्ड ऑन दिस कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो एक प्रकार के होते हैं और उनके आधार पे दे कैन बी ग्रुप टुगेदर और क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडर ग्रुप्स। तो उनके आधार पे उसको या तो एक साथ ग्रुप किया जा सकता है, एक झुंड मिलाया जा सकता है, या तो और भी बड़ा ग्रुप बनाया जा सकता है जिसे हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर्स कहेंगे। ओके, तो इकोनॉमिक सेक्टर्स का डेफिनेशन यहाँ है बच्चों कि ब्रॉड ग्रुप्स दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हैं दैट हेल्प पीपल विद द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन, किसी देश का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनने में मदद करते हैं लोगों का। The three main types of economic sectors are, जो three major type के economic sectors हैं वो है primary, secondary and tertiary economic sectors. The illustration on the facing page maps out the broad activities under these categories. आगे के पेज में हम लोग देखेंगे कुछ illustration images बने हुए हैं जो इन categories को explain कर रहा है अच्छा से। तो हमारा पहला एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके बच्चों, तो ये याद रखिएगा किसी इकोनॉमिक सेक्टर्स को है वो तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो नाउ वी विल रीड अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज। Those economic activities in which people are directly dependent on nature of produced goods। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें लोग जो है वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट, उस पर निर्भर भी हैं कि जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके नेचर पे, जैसे उसको इकोनॉमिक प्राइमरी एक्टिविटीज कहेंगे या फिर प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, एक्सपेंड करके हम लोग उसको प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन हो गया बच्चों कि द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिसमें रॉ मटेरियल्स हम लोग डायरेक्ट प्रकृति से निकालते हैं, सच एज फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, चाहे वो मछली पालन हो, खेती बाड़ी से रिलेटेड हो या फिर जंगल की देखरेख से रिलेटेड हो, ये सब के सब जो है ये प्राइमरी सेक्टर्स में आ जाएंगे जहां पे हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहा है, चाहे वो माइनिंग भी हो, ठीक है, खदानों से कोयला निकालना, हीरा निकालना, लोहा निकालना। सो ऑल ऑफ दीज आर द प्राइमरी सेक्टर्स। Now here image is given classification of economic activities into economic sectors। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्राइमरी सेक्टर में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फर्दर फिशिंग, रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री। दीज आर द इकोनॉमिक प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में हो गया इन रॉ मटेरियल्स से जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लाइक कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, फिर सोलर पावर and then electricity production. These are the secondary activities. And the tertiary activities are transportation, banking, communication, trade and logistics, and healthcare. These are the kind of services which are being provided to the people regarding the primary and secondary activities. Alright, bachcho, so these are the distribution of classification of activities. Now, for example, work involving cultivation of grains and vegetables from agricultural farms. वो काम जिसमें अनाज उगाया जा रहा है या सब्जियां उगाई जा रही हैं खेतों में। कलेक्टिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना। एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम माइंस, खदानों से कोयला निकालना। फिश फ्रॉम फिशरीज, मछली पालना। एग्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, जहां पे मुर्गी, बत्तख ये सब पाले जाते हैं तो उनसे अंडे निकालना। और ऑल प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये इस तरह की चीजें जहां से डायरेक्टली हम लोग रॉ मटेरियल ले रहे हैं नेचर से, तो वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गए। The most common primary activities are agriculture। जो सबसे कॉमन प्राइमरी एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती बाड़ी वाला जो एक्टिविटी है वो सबसे कॉमन प्राइमरी एक्टिविटी है। माइनिंग, खदानों में जो काम करते हैं वो भी प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। फिशिंग, मछली पालना, रेजिंग लाइव स्टॉक, जानवरों को पालना, फॉरेस्ट्री, फिर जंगल की देखरेख करना, उस तरह की चीजें सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गए। Below are some of the type of activities within the primary sectors. So these are the few activities which comes under the primary sector, such as ग्रीन हाउस फार्मिंग। ठीक है, तो ये मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग है ग्रीन हाउस फार्मिंग। इट ऑल्सो कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर माइनिंग, फिर फॉरेस्ट्री यानी जंगलों से लकड़ी निकालना, फिश फार्मिंग, मछली पालना, एंड हियर रेजिंग लाइव स्टॉक। सो इमेज इज शोइंग हाउ पीपल आर रेजिंग द कैमल्स इन डेजर्ट एरियाज। नाउ थिंक अबाउट इट, कुछ सोचिएगा बच्चों, क्वेश्चन है कुछ, इसको बनाइएगा प्रिंट करके। फर्दर नाउ वी आर गोइंग टू रीड सेकेंडरी एक्टिविटीज। अभी हम लोगों ने क्या जाना प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है, कि जो हम लोग रॉ मटेरियल डायरेक्ट नेचर से ले रहे हैं। नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपुल आर डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें लोग जो डिपेंडेंट है वो प्राइमरी सेक्टर पे, एंड ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स, और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई चीज बनाने में, और नॉन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वैसे एक्टिविटीज को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज कहेंगे या फिर सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, सेकेंडरी सेक्शन में हो गया बिल्डिंग का बनना, रोडों का बनना, एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज, और यूटिलिटीज प्रोवाइड करना जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर सच नेसेसिटीज। सो दीज आर द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। It also includes the manufacture of products in factories and production units to process raw material। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हैं जिनमें फैक्ट्रीज में रॉ गुड्स को बनाया जाता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में या फिर इंडस्ट्रीज में। फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू द सम अदर फॉर्म्स दैट कैन बी फर्दर सोल्ड और कंज्यूम। तो प्राइमरी सेक्टर से हमें जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रोड्यूस गुड्स में, विच कम्स अंडर द सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो वही होगा कि प्रोसेस करते हैं रॉ मटेरियल को प्राइमरी सेक्टर में, सम अदर फॉर्म कैन बी फर्दर सोल्ड और कंज्यूम। तो उसको प्रोसेस करके हम लोग नया बनाते हैं किसी और फॉर्म में, ताकि उसे बेचा जा सके या फिर उसे इस्तेमाल में ला सके। Some examples of secondary sector activities include the processing of grains obtained from agricultural fields। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज के, जैसे अनाजों का प्रोसेसिंग होना जो खेतों में उगते हैं, एंड मेक फ्लोर इन मिल्स, और उसको प्रोसेस करके फिर मिल्स में उसको आटा बनाना। ठीक है, जैसे हम लोग गेहूं खेत में उगाते हैं और उस गेहूं को आटा में बनाते हैं हम लोग मिल पे, चक्की पे ले जाकर के। तो वो जो गेहूं खेत में होगा वो हो गया प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, और उस गेहूं को हम लोग जो मिल पे ले गए आटा पिसवाने के लिए, गेहूं पिसवाने के लिए आटा बन जाए वो, तो वो जो एक्टिविटी हो वो कहलाए सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट एंड प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स टू डिराइव टू, वैसे ही हम लोग जैसे अगर ऑयल भी यूज करते हैं तो उसी भी किसी ना किसी मटेरियल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि उसको वहां पे कंपनी इंडस्ट्री में प्लांट में एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया नहीं जा सकता है। या फिर हम लोग जो चाय पत्ती का यूज करते हैं, सुबह में चाय पत्ती जो डालते हैं, तो वो जो पत्ती से, ठीक है, चाय की जो पत्ती होती है, एक्चुअल जो पत्ती होती है, तो उस पत्ती को प्रोसेस करके जो चाय पत्ती बनाई जाती है, तो वो प्रोसेस भी कहलाएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में। सिमिलरली वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर एंड पेपर। ठीक है, तो उसी तरीके से जंगलों से हमें जो लकड़ी मिलती है वो फर्नीचर और पेपर में कन्वर्ट होता है। कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स, कॉटन का इस्तेमाल होता है कपड़े बनाने में। एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज यूज टू मेक ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा। और जो आयरन ओर से हमें स्टील मिलता है, लोहा मिलता है, तो उससे हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार या ट्रक या अलग किसी भी तरीके के व्हीकल्स बनाते हैं। और बच्चों, सो हियर टू इमेजेस आर गिवन ऑफ ऑटोमोबाइल फैक्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं, यहाँ लेडीज जो है कपड़े सिल रही हैं। एंड फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, यहाँ दवाइयां बन रही हैं। फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट, यहाँ पे फर्नीचर बन रहा है। सो दीज आर दी इकोनॉमिक सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ डोंट मिस आउट, इसे रीड कीजिएगा बच्चों। लेट्स एक्सप्लोर, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टर्शियरी एक्टिविटीज। अगर इस टर्म को बच्चों, ये जो TERTIARI है, इसे हम लोग रीड करेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने दो एक्टिविटीज के बारे में जाना, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। नाउ वी विल रीड अबाउट टर्शियरी एक्टिविटीज। All those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities। तो वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उन लोगों को जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग कहेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज और टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और तो डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है बच्चों कि द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज which complement both primary and secondary sectors। तो वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको सर्विस दिया जाता है, तो इस सेक्टर को हम लोग कहेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज। फर्दर, these include services that we may not be able to see but which still play a very important role। टर्शियरी एक्टिविटीज में वो सर्विसेज है जिसे हम लोग भले नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने सोसाइटी में। For example, the driver of a truck transports grains and vegetables from the farm to a factory or the market। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी ट्रक का अगर कोई ड्राइवर है तो वो अनाजों को ट्रांसपोर्ट करता है, सब्जियों को ट्रांसपोर्ट करता है, खेत से फैक्ट्री तक पहुंचाता है, गोडाउन तक पहुंचाता है, जहां पे भी उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करना होगा वहां तक ले जाता है। तो जो ड्राइवर वाला रोल हो गया वो कहलाएगा हमारा टर्शियरी एक्टिविटी। फर्दर, द फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, फल और सब्जी विक्रेता जो है वो खेतों में उगे हुए सामान को घर तक पहुंचाते हैं। सिमिलरली डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, लॉयर्स,
पायलट्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू दोज हु नीड देम। उसी तरीके से डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, टीचर हो गए, लॉयर हो गए या पायलट हो गए, तो ये लोग वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनको इनकी जरूरत है। देयर आर टेक्नीशियंस हु रिपेयर एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिपेयर करते हैं, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन मैकेनिक्स। ठीक है, तो मोबाइल फोन हो गए, टेलीविजन हो गए, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आइटम्स को जो वो सर्विस करते हैं, रिपेयर करते हैं। फिर मैकेनिक्स हु रिपेयर व्हीकल्स लाइक कार्स एंड ट्रैक्टर्स, मैकेनिक्स हो गए जो गाड़ियां बनाते हैं। एंड इलेक्ट्रिशियंस हु इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिशियंस भी हैं जो ये देखते रहते हैं कि हमारे घर में बिजली जो है हर समय उपलब्धता बनी रहे। फर्दर देयर सर्विसेज मेक आवर लाइफ्स इजियर। अब ये टर्शरी सेक्टर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, तो उनके सर्विसेज की वजह से हमारी जीवन जो है थोड़ी आसान हो जाती है। सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट, ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज मोबाइल और इंटरनेट की मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज एट होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, शॉप्स, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए बच्चों टर्शरी एग्जांपल्स के यहाँ पे, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल सर्विस हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सर्विस एट होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब सारी सर्विस जो है ऑल एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सारे के सारे एग्जांपल है टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। Alright, so here you can see programmer is developing the software. रेस्टोरेंट में जो हमें वेटर खाना ला करके देता है तो वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें। सर्विसेज एट एयरपोर्ट एंड रिटेल स्टोर्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यू टर्शरी एक्टिविटीज। नाउ इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स, ठीक है, जो तीन सेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने जाना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो ये सब एक दूसरे पे कितने निर्भर हैं और कैसे निर्भर हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट इट। ओके बच्चों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें पढ़ने में भी आसानी हो। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर अब इंटरडिपेंडेंस में हम लोग क्या जानेंगे कि तीनों सेक्टर जो है, ये तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो है, सब एक दूसरे पे कैसे निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। So the three types of economic activities or economic sectors play an important role in the process of conversion of natural raw materials into finished products for final consumption. ये जो तीन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, दिस थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज के कन्वर्जन में, ठीक है, नेचुरल रॉ मटेरियल्स के कन्वर्जन में किसी फिनिश गुड्स में, ताकि हम लोग उसको आखिरी समय में आखिरी में इसको इस्तेमाल में ला सके। Let us go on an imaginary excursion to a village in आनंद डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हम लोग एक स्टोरी जानेंगे, एक काल्पनिक एक्सकर्जन, एक स्टोरी समझ लीजिए इसको, काल्पनिक घटना पे, ठीक है, काल्पनिक घटना पे, तथ्य पे आधारित है ये। आनंद डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, उसके एक गांव की स्टोरी है, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल वेयर वी विल अंडरस्टैंड हाउ द थ्री सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर। So the three sectors which we have read right now, we will discuss how they are interdependent in this topic. Alright, तो the story start हो रहा है कि डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट। ओके, अब डेयरी कोऑपरेटिव, डेयरी क्या हो गया, तो प्लेस वेयर मिल्क इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। डेयरी वो जगह हो गया जहां पे दूध को इकट्ठा किया जाता है और रखा भी जाता है। तो अब ये डेयरी कोऑपरेटिव जो है वो बड़ा सा ग्रुप हो गया एक, तो वो जो हम लोगों को फार्म से हमारे प्लेट तक भोजन को पहुंचाते हैं। तो अब यहाँ डेयरी कहने का मतलब है कि ओनली मिल्क प्रोडक्ट्स, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, एंड हाउ द डिफरेंट एक्टिविटीज आर आल्सो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। These days, farmers in Gujarat greet the day with the clinking of milk pails and the happy moves of their best friends. आज के समय में गुजरात के जो किसान हैं वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं दूध की भरी बाल्टियों की खनखनाहट से, और अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड जो गाय, जिनको हम लोग गाय या भैंस कहेंगे, ठीक है, तो हैप्पी मूव्स कहने का मतलब कि गाय या भैंस के रिगार्डिंग, जो वहां के किसानों के और बहुत सारे किसानों के जो बेस्ट फ्रेंड है, तो उनके आवाज से शुरुआत होती है। देयर काउज और बुफेलोज। Cows have a special place in the lives of the farmers and their families. गायों का जो है एक बहुत ही खास जगह है किसान के जीवन में और उनके परिवार वालों के जीवन में। The farmers milk the cows and sell their milk to the dairy nearby. किसान जो है वो गाय से दूध निकालते हैं और उस दूध को आसपास के डेयरी में जाकर के उसको बेच देते हैं। At the end of the month, महीने के अंत में they get paid for the milk based on its quantity and quality. ठीक है, महीने के अंत में उनको पेमेंट किया जाता है कि उन्होंने जो दूध दिया है उसके क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पे कि कितना दूध दिया है और किस क्वालिटी का दूध दिया है। However, this was not the case about 50 years ago. लेकिन ये आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था बच्चों। This is the amazing story of a milk cooperative named आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे हम लोग अमूल भी जानते हैं। ओके, अमूल के नाम से, अमूल बहुत ही पॉपुलर नेम है जिसे आप लोग भी जानते हैं।
तो उसके बारे में लोग यहाँ पे जानेंगे। ये स्टोरी उसी के रिलेटेड है, मिल्क कोऑपरेटिव का। इन द अर्ली 1940s के समय में जब हम लोग का देश आजाद होने वाला था, तो उस समय में फार्मर्स इन द आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबरिंग विलेजेस। तो आनंद डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे वो लोग अपना दूध जो है वो पड़ोस के गांव में जाके बेचा करते थे। They would have to cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat. तो या तो पैदल जाते थे या तो साइकिल से जाया करते थे पास पड़ोस के गांव में, ताकि वो दूध को जो है बेच सकें। लेकिन जो बेचने जाते थे वो चिलचिलाती धूप में, एकदम भयानक वाली गर्मी रहा करती थी गुजरात के समय में, तो वो वहां पे मतलब पैदल जाते थे या तो साइकिल से जाते थे। एज यू नो मिल्क स्पॉइल्स और कर्डल्स वेरी फास्ट इन दी हॉट वेदर। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में दूध जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है। The farmers had to sell the milk quickly before it could spoil. तो गर्मी के मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाने के कारण किसानों को अपना दूध का, डेयरी का जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी बेचना होता था ताकि वो खराब ना हो और उसकी क्वालिटी बरकरार रह सके। This was a lot of effort for the small amount of money they would earn. और ये मतलब जो छोटी रकम उनको मिलती थी इसके बदले में, तो उसके एवज में ये बहुत ज्यादा मेहनत हुआ करती थी जो पहले के किसान करते थे। So they depended on people called middlemen. ओके, तो ये इसलिए वो वैसे लोगों पे डिपेंड हो गए जिन्हें हम लोग मिडिल मैन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसे कहा जाए तो बिचौलिया कहिए या फिर बहुत सारे टर्म्स हैं उसके लिए, एजेंट कहिए, तो उन पे डिपेंडेंट रहने लग गए। Who would buy the milk in bulk at meager prices from the farmers and sell it in the market. तो ये जो मिडिल मैन हुआ करते थे वो किसानों से ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में दूध इकट्ठा किया करते थे और कम से कम दाम में। ओके, मीगर प्राइसेस यानी जितना कम से कम दाम हो सके तो उतना कम दाम में, और फिर वो मिडिल मैन उसको जाकर के नजदीकी बाजार में बेच देते थे। अब मिडिल मैन को बेचने का कारण क्या था, ताकि किसानों का दूध खराब ना हो और उनको पैसा भी मिल सके। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो कमाई तो करना ही रहेगा। Many times the farmers felt cheated and harassed by the middleman. तो कई बार ऐसा हुआ कि किसानों को लगा कि उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। ओके, फार्मर दे फेल्ट लाइक चीटेड एंड बीइंग harassed by middleman. ठीक है, कभी-कभार मिडिलमैन जो बिचौलिए हुआ करते थे, जो एजेंट हुआ करते थे, वो उन्हें धमकाया भी करते थे। One day the farmers collectively approached सरदार वल्लभ भाई पटेल. एक दिन फार्मर जितने भी किसान लोग थे ये आनंद डिस्ट्रिक्ट के, तो वो लोग सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। He is a prominent national leader, वो एक राष्ट्रीय नेता हैं, and their problems with their problems. तो ये जो आनंद डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, जो फार्मर्स थे, वो लोग अपने परेशानी लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गए। He advised them to form a cooperative. अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एक कोऑपरेटिव बनाने के लिए कहा। ठीक है, कोऑपरेटिव का डेफिनेशन यहाँ बच्चों के ग्रुप ऑफ पीपल who voluntarily come together to meet their economic and social needs. लोगों का वो समूह जो अपनी मर्जी से आकर के जुटते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों की पूरा कर सके। Okay, to form a cooperative to become independent and stop relying on the middleman. तो उन्होंने कोऑपरेटिव बनाने का जिक्र इसलिए किया ताकि वो स्वतंत्र हो सके, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो सके और मिडिल मैन पे निर्भरता न रहे उनकी। As a cooperative के तौर पे the farmers would be able to buy and sell milk as a group. तो कोऑपरेटिव के तौर पे जो किसान जो हैं वो लोग ग्रुप में मिलकर के दूध बाई भी करते थे, खरीदते भी थे और बेचते भी थे। टेकिंग केयर ऑफ द इंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देमसेल्व्स। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल बना, जो कोऑपरेटिव बना, तो इनको मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ी। अब यही लोग अपना दूध इकट्ठा करने लग गए अपने गाँव में ही और ऐसे फिर जाकर के मार्केट में बेच देते थे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता था कि दूध सही क्वालिटी का जमा हो, उसका प्रोसेसिंग सही हो और वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी हो। द फार्मर्स टुक सरदार पटेल्स एडवाइस। किसानों ने सरदार पटेल जो थे उनका इस राय को अपना लिया। अमूल was set up in 1946 under the leadership of त्रिभुवनदास पटेल। ओके, तो त्रिभुवनदास पटेल जो थे उनके नेतृत्व में अमूल की स्थापना की गई 1946 में, अपने देश की आजादी से पहले। तो त्रिभुवनदास पटेल जो थे वो लॉयर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। एंड डॉक्टर वर्गसी कुरियन, तो ये अमूल के फाउंडर में इनको गिना जाता है इन दोनों को, त्रिभुवनदास पटेल एंड वर्गसी कुरियन। दे आर काइंड ऑफ फाउंडर ऑफ द अमूल। एन इंजीनियर हु वाज वर्किंग एट ए डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई। तो ये जो वर्गसी कुरियन जो है ये मुंबई के डेयरी फैक्ट्री में काम करते थे। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज त्रिभुवनदास पटेल एंड वर्गी कुरियन। फर्दर this initiative brought farmers including women together and gave them control over the production and sale of milk. अब इस पहल से, ठीक है, जो इनिशिएटिव जो लोग अपना कोऑपरेटिव बनाए, खुद मिल्क कलेक्ट करने लगे, प्रोसेस करने लगे, डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो इस इनिशिएटिव से जो किसान थे उसमें औरतों का भी शामिल होना शुरू हुआ। टुगेदर एंड गेव देम कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, और उनको भी कंट्रोल दिया गया ताकि प्रोडक्शन पे भी और दूध के सेल पे भी।
द मिल्क प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजंस। अब जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, जो फार्मर्स थे, जिन जो दूध निकाला करते थे गायों से, उसको जो बेचा करते थे, तो वो लोग अब साथ में मिलकर के कोई भी डिसीजन लेने लग गए, सच एज ऑन ऑल मैटर्स सच एज प्रोडक्शन, चाहे वो दूध उत्पादन से लेकर के हो, पास्चराइजेशन से लेके हो, जिसमें पास्चराइजेशन वो प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी है। तो पास्चराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें दूध में से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर के हार्मफुल बैक्टीरिया मर सके। एंड सेल ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन के बाद मतलब उसको बैक्टीरिया से फ्री करने के बाद उसको बेचा भी जा सके। तो ये सारा का सारा काम उन ग्रुप ऑफ पीपल्स का हो गया था, कोऑपरेटिव के लोगों का। द टास्क वर शेयर्ड बाय एवरीवन, सब लोगों ने अपने हिसाब से अपने में काम बांट लिया था। विच हेल्प्ड रेज देयर इनकम ग्रेजुअली, जिसकी मदद से उन लोगों की आमदनी भी बढ़ने लग गई। दे डिड नॉट नीड द मिडल मैन एनी मोर, उनको बिचौलिए की जरूरत बिल्कुल नहीं रही। एंड बिकेम लाइक वन बिग फैमिली। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, जो लोग, जिस गांव के लोग जब जुड़े हुए थे इन काम को करने के लिए, तो एक बड़े परिवार की तरह काम करने लग गए। फर्दर, एज मोर एंड मोर फार्मर्स बिगेन टू सी द बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव, जैसे ज्यादा से ज्यादा किसानों ने देखा ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो कोऑपरेटिव बनाया है इन लोगों ने, तो इसमें बहुत सारा फायदा हो रहा है। इट कंटिन्यूड टू ग्रो, तो वो किसान भी उसमें जुड़े और इस तरीके से ये कोऑपरेटिव और ग्रो करने लग गया। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज सो ह्यूज, ये जितने भी दूध इकट्ठा किए जाते थे वो इतने ज्यादा अमाउंट में था, दैट द फार्मर्स डिसाइडेड टू मेक अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट, कि किसानों ने अब दूध से और भी चीजें बनाने को सोचे। पहले क्या था, सिर्फ दूध ही बनाया करते थे, बाकी उसके बाद दूध निकालते थे, उसको बेचते थे, ठीक है। लेकिन जब ये लोग कलेक्ट भी करने लग गए, स्टोर भी करने लग गए, तो वो दूध का और भी प्रोडक्ट बनाने लग गए। दे सेट अप अ फैक्ट्री इन आनंद, उन्होंने एक कारखाना लगाया आनंद में। एंड बिगेन टू प्रोड्यूस बटर एंड मिल्क पाउडर, तो शुरुआती के समय में अमूल के जो लोग थे, प्रोडक्ट थे, जो लोग थे, तो उन्होंने दूध के साथ साथ बटर और मिल्क पाउडर भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। टुडे द कोऑपरेटिव हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड एट मेनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया। आज के समय में ये जो कोऑपरेटिव है, आनंद कोऑपरेटिव जो है, आनंद मिल्क, तो ये जो आज के समय में बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है ये, जो कि देश भर के अलग अलग जगह फैले हुए फैक्ट्रीज में बनते रहते हैं ये दूध मिल्क की प्रोडक्ट्स। कैन यू नेम अ फ्यू, कुछ नाम अगर आपको पता है बच्चे तो बताइए। द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स थे, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी बनते थे, अब इसको स्मॉल छोटी दुकानों में भी और बड़ी दुकानों में भी बेचा जाने लगा ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश भर में। इनफैक्ट दे ऑल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू सेवरल कंट्रीज, और वास्तविकता में सच्चाई में देखा जाए तो ये लोग जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करने लगे, विदेशों में भी भेजने लग गए, इतना कलेक्शन होने लग गया। सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये बहुत अद्भुत वाली बात नहीं है? जाहिर सी अद्भुत वाली बात है बच्चों कि शुरुआती तौर पे जो छोटा सा ग्रुप था वो बहुत बड़ा फैक्ट्री स्टैब्लिश कर चुका है। इन दिस फैसिनेटिंग स्टोरी द फार्मर्स ऑफ द कोऑपरेटिव मिल्क देयर काउज टू सेल द मिल्क लेटर। तो इस स्टोरी में, फैसिनेटिंग स्टोरी मतलब इस आकर्षक कहानी में, कि हम लोगों ने जाना कि कैसे किसानों ने, इस कोऑपरेटिव के किसानों ने, जिन्होंने इस कोऑपरेटिव को बनाया, तो वो लोग दूध निकालते थे और उसको बेचा करते थे बाद में, चाहे उसको अलग प्रोडक्ट ही बनाकर क्यों ना बेचा है। दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो दूध निकालने का काम हुआ, दूध बेचने का काम हुआ, सिर्फ स्टार्टिंग के शुरुआती के समय में जो था, तो वो कहलाया प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज द प्रोडक्ट मिल्क इज डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, और क्योंकि दूध जो है नेचुरल रिसोर्स यानी गाय से डायरेक्टली निकाला जाता था। फर्दर, मिल्क इज देन प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। अब मिल्क को प्रोसेस किया जा रहा है, उसमें और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और उसको लिक्विड के, पहले मिल्क लिक्विड था तो उससे अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने लग गए, लाइक मिल्क पाउडर, जैसे दूध का पाउडर हो गया, घी, चीज, बटर एंड मेनी अदर्स इन द फैक्ट्री, और भी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बनने लग गए। These economic activities are called secondary sector economic activities. अब जो प्लांट में जो काम हो रहा है, जो फैक्ट्री में जो काम हो रहा है प्रोडक्शन का, तो वो काम कहलाने लग गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या फिर ये कहिए सेकेंडरी एक्टिविटीज। What does Amul do with all the product it makes? अब अमूल इन सारे प्रोडक्ट्स का क्या करता है जो वो बनाता है? It sells them in various places, वो इसको बहुत जगह पे बेचता है। अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स, ठीक है, तो आप लोगों ने दूध वाली गाड़ी देखी होगी बच्चों, तो उस तरीके के अमूल भी अपना इस्तेमाल करने लग गया, लॉरीज एंड ट्रक्स, एज वेल एज रेलवे, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज। और इसके साथ साथ, ठीक है, लॉरी और ट्रक ही तक सीमित नहीं थी अमूल, साथ साथ वो रेलवे, एयरपोर्ट, एयरवेज एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज, यानी समुद्री जहाजों का भी रास्ता अपनाया उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स।
It has set up retail stores and supplies milk and milk products to other shops in towns. अब ये शहरों में अपने अपने दुकान भी लगाने लग गए. ओके, रिटेल स्टोर्स अमूल जो है शहरों में अपने दुकान भी लगाने लग गए और वो दूध सप्लाई करता था और मिल्क प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करने लग गया दूसरी दुकानों में भी और साथ साथ इनके रिटेल स्टोर पे भी शहरों में. सिटीज एंड विलेजेस ऑल ओवर द गुजरात, पूरे गुजरात के गांव हो शहर हो छोटे शहर हो सब जगह ये फैल चुका था. एज वेल एज इन डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, अब के समय में भारत के विभिन्न अंगों में भी बहुत सारे राज्यों में भी. Here, transportation, trading and retail is a tertiary activity. तो स्टार्टिंग प्राइमरी जो मिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो डायरेक्ट मिल्क कर रहे हैं तो वो क्या कहलाया हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, जो मिल्क निकाल करके सीधे बेच दिया करते थे. सेकंड, बाद में फैक्ट्री जब सेटअप किया गया तो वहां पे मिल्क प्रोडक्ट्स बनने लग गए तो उसके लिए भी उन्होंने लोगों को हायर किया जिसको उनको वो लोग सैलरी भी देते हैं तो वो वर्क कहलाने लग गया. प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेसिंग का जो भी हो रहा है उस इंडस्ट्री में उस फैक्ट्री में तो वो कहलाने लग गया हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी. अब उस फिनिश्ड गुड्स को जो भी मिल्क प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसको बाजारों तक, ठीक है, घरों तक पहुंचाने के लिए, कंजम्पशन के लिए, तो उसके लिए जो लोग लगे चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, लॉरी ड्राइवर हो, वैन ड्राइवर हो, इवन दे यूज रेलवे, एयर एंड शिपिंग, ठीक है, तो रेलवे का यूज हो, एयरवेज का यूज हो, तो ये सब एक्टिविटी हमारा कहलाया है टर्शरी एक्टिविटी. यहाँ तक कि दुकान में बैठ करके जो इंसान उसको बेच रहा है, ठीक है, तो वो इंसान भी, दैट पर्सन विल आल्सो बी कम अंडर इज आल्सो डूइंग द टर्शरी एक्टिविटी. अरे बच्चों फर्दर कुछ डोंट मिस आउट का पॉइंट है यहाँ पे, इसमें कुछ अलग अलग राज्यों के अलग अलग डेयरी कंपनी के नाम दिए हुए हैं तो इसको रीड कीजिएगा. विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस बिलो लेट्स सी हाउ द बुक्स यू स्टडी आर मेड. अब नीचे जो इमेज दिया हुआ है इसमें हमें बताया गया है कि कैसे किताबें बनती हैं या पेपर बनता है, ये समझ लीजिए. द इमेजेस शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्प वुडन फाइबर टू ऑफ अ ट्री. तो आप जानते हैं कि वुड लकड़ी से बनाया जाता है पेपर, तो उसको पहले पल्प में कन्वर्ट किया जाता है. तो इस इमेज में वही है कि लकड़ी से लेकर के पेपर तक का ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाया गया है. एंड आफ्टर प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट बुक, और पेपर बनने के बाद उसकी छपाई होती है जो टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट नोटबुक बन जाता है. सो पेड़ कटना, पेड़ को एक जगह इकट्ठा करना, फिर पेड़ को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये है ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसे प्रोसेस करके पेपर बनाना वुड को, चाहे उसको पहले पल्प ही बनाया गया हो, ठीक है. तो ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, ये सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, एंड ये भी सेकेंडरी. नो, इट इज द वर्क ऑफ इंडस्ट्री. ये जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, पेपर बनने का काम फैक्ट्री में हो रहा है तो ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी. फर्दर फैक्ट्री में इसका होर्डिंग वोर्डिंग हो रहा है तो सेकेंडरी, या प्रिंटिंग हो रहा है तो ये भी सेकेंडरी. दुकानों में बिक रहा है ये, और ये दुकानों में बिक रहा है, ये सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड, ये टर्शरी काउंट किया जाएगा. और ये बच्चों ये जो प्रिंटिंग का वर्क है ये भी टर्शरी आई थिंक. फर्दर, none of the activities that were part of the process from extracting pulp from the trees to making paper and finally producing the books would have been possible had it not been for all three sectors working together. ये जो लकड़ी इकट्ठा करना, लकड़ी काटना, उसको इकट्ठा करना, उसको पल्प बनाना, उससे पेपर बनाना, फिर उसको प्रिंट करना, उसको बेचना, ये सब पॉसिबल नहीं है अगर तीनों सेक्टर मिलकर काम नहीं करें तो. ऑलराइट, सो थिंक अबाउट इट. कुछ क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, लेट्स क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. डोंट मिस आउट, ठीक है, तो ये डोंट मिस आउट जो है कुछ इसको भी रीड कीजिएगा बच्चों आप लोग खुद से. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस. हमारे आसपास की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज घट रही हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना. क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा बच्चों. अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके. और बच्चों तो फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर दें, ऐसा नहीं कि बस आप अपने ही तैयारी करके उनको भूल जाए. और जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा उस चैप्टर का नाम था इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस. इट वाज द चैप्टर 14 फ्रॉम द क्लास 6 सोशल साइंस बुक. जाने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए या चैप्टर में भी अगर आपको कुछ दिक्कत आया है समझने में तो आप फोन नंबर से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. अगर बच्चों तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.